जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पर्यावरण के अगले टॉपिक में देखेंगे मरुस्थलीकरण के बारे में। तो मरुस्थलीकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसका परिचय। परिचय के बाद हम लोग देखेंगे कि विश्व मरुस्थलों का विभाजन, यानी विश्व में मरुस्थल का कैसे विभाजन हुआ है। तो दो भागों में हुआ है, एक उष्ण मरुस्थल और एक ठंडे मरुस्थल, ये दोनों को समझेंगे। इसके बाद मरुस्थलीकरण के कारण समझेंगे। तो मरुस्थलीकरण के दो कारण हैं दोस्तों, एक हो जाएगा आपका मानव निर्मित कारक और दूसरा हो जाएगा आपका प्राकृतिक कारक। तो दोनों से संबंधित जो जो पॉइंट है उसको भी समझेंगे इस टॉपिक में। आगे हम लोग देखेंगे मरुस्थलीकरण के प्रभाव, यानी मरुस्थलीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है, पर्यावरणीय प्रभाव भी देखेंगे और आर्थिक प्रभाव भी इसका देखेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों मरुस्थलीकरण की स्थिति क्या है भारत में। इसके बाद भारत के द्वारा मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के लिए उपाय, यानी इसको रोक लगाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। इसके बाद अगले टॉपिक में देखेंगे दोस्तों कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वैश्विक उपाय। इसके बाद आगे देखेंगे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए उपाय, यानी भारत में क्या उपाय हुए, विश्व में क्या उपाय हुए हैं और जनरली रूप से सभी स्तरों पर मिलाकर क्या प्रयास किए जाने चाहिए। ये इस टॉपिक में टोटल हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए परिचय से अब शुरू करते हैं। तो परिचय में लिखा है दोस्तों कि मरुस्थलीकरण शब्दावली का सबसे पहले उपयोग जो है फ्रांस के विद्वान जो थे एबेल विली, तो एबेल विली ने किया था। मरुस्थलीकरण को यूँ तो बहुत सी परिभाषाएं दी जा चुकी है, परंतु सबसे सामान्य परिभाषा जो है 1994 ईस्वी में थॉमस एवं मेडिसन ने प्रस्तुत की थी। मरुस्थलीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित 1995 के विश्व सम्मेलन में मरुस्थलीकरण को निम्न परिभाषाएं दी गई। ये परिभाषाएं क्या था दोस्तों, तो उसको समझिएगा कि मरुस्थल आर्द्र तथा अन्य शुष्क प्रदेशों में जो भी भूमि जलवायु तथा मानवीय कारकों से प्रभावित हुई है मरुस्थलीकरण कहलाती है। यानी कि समझ सकते हैं दोस्तों कि मरुस्थल जो होगा आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रदेशों में जो भूमि जलवायु तथा मानवीय कारकों से प्रभावित हुए हैं उसे मरुस्थलीकरण कहलाएगी। वास्तव में वर्तमान समय में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारक मानव के द्वारा भूमि मृदा एवं जंगलों का दुरुपयोग माना जाता है। मरुस्थलीकरण के आधार पर अधिकतर भाग जो है दोस्तों उष्ण तथा आर्द्र कटिबंध में फैले हुए हैं, जिनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार अफ्रीका का 40% तथा एशिया का 33% तथा लैटिन अमेरिका का 20% भाग मरुस्थलीकरण के चपेट में है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अनुसार भारत का मरुस्थलीय पारिस्थितिक शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्रों भारत के कुल क्षेत्रफल का 38.8% है, जो भारत का 10 राज्यों तक विस्तृत है। तो आप समझ सकते हैं मरुस्थलीकरण का प्रभाव कहाँ तक है। विश्व के जिन देशों में मरुस्थलीकरण की समस्या बहुत गंभीर है उनमें जॉर्डन हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, इथियोपिया हो जाएगा और दक्षिण सूडान हो जाएगा। इसके बाद चाड, मार्लो एवं मारिटोनिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो आपका सहारा आप जानते होंगे, पश्चिमी सहारा के नाम से उल्लेख है। अफ्रीका में 1990 के दशक में साले के क्षेत्र में विस्तृत रूप से भारी सूखा पड़ा था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस अनुमान के अनुसार विश्व के माली पहला ऐसा देश होगा जिसमें पर्यावरण ह्रास के कारण लगभग पूरी तरह जनसंख्या लुप्त हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों मरुस्थलीकरण का इसमें परिचय दे सकते हैं दोस्तों, जिसमें अर्थ और परिभाषाएं भी इंक्लूड किया गया है। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों मरुस्थलीकरण का विभाजन। तो विश्व के मरुस्थलों को दो वर्गों में विभाजित किया जा चुका है, एक हो जाएगा उष्ण मरुस्थल और एक हो जाएगा ठंडे मरुस्थल। तो उष्ण मरुस्थल क्या है उसको समझिए। उष्ण मरुस्थल प्रायः प्रत्येक प्रायद्वीप के उष्ण कटिबंध के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय समझते होंगे दोस्तों, जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें पता होगा कि 0 डिग्री से लगभग 30 डिग्री के आसपास उत्तर और दक्षिण में क्षेत्रों में जो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। सभी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल अधिक वायु भार की पेटियां में स्थित है तथा इन पेटियों में वायु ऊपर से नीचे की ओर उतरती है, जिससे वायु भार में वृद्धि होती रहती है। सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में ये वर्षा के अभाव के कारण बहुत जो होता है शुष्क होती है। इन क्षेत्रों में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा का प्रायः 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है।
यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो वाष्पीकरण होगा दोस्तों बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा पड़ेगी और जो वर्षा भी होगा वो बहुत कम होगा। यानी कि वर्षा का आप देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल बोला जाता है दोस्तों आटाकामा। ये आटाकामा मरुस्थल है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आपको पता होगा जो चिली है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका के सबसे उत्तर और दक्षिण के लंबाई की दिशा में सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इसका विस्तार जो देखें तो पूरा समुद्र तट से लगा हुआ है। आप दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। आटाकामा मरुस्थल जो है दोस्तों, तो आटाकामा मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा बोला जाता है 0.05 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बहुत से उष्ण मरुस्थलों के पश्चिम की ओर स्थित महासागरों में ठंडे पानी की जलधाराएं पाई जाती है तथा पानी की इन ठंडी जलधाराओं का भी उष्ण मरुस्थलों की उत्पत्ति में विशेष भूमिका होती है। क्योंकि ठंडी जलधाराएं रहेगी दोस्तों तो वाष्पीकरण नहीं होगा, जिसके कारण वर्षा नहीं होगी। तो वर्षा नहीं होने से धीरे धीरे उस क्षेत्र में वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा और मिट्टी में पूरी तरह से नमी जो होगी ख़त्म हो जाएगी, जिसके चलते मिट्टी खुरदुरा होगी और धीरे धीरे वह रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं इसको। तथा ऐसे मरुस्थलों में सहारा, जो आप लोग सहारा मरुस्थल समझते हैं, जो अर्जियो संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आटाकामा नार्बिया अन्य अफ्रीका में, तथा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है। इन मरुस्थलों में देखें दोस्तों तो ग्रीष्म कोहरा एवं धुंध होता है, जिसकी वनस्पति एवं जंतुओं की आवश्यकता होती है। स्थायी वनस्पति प्रजाति जैसे कि कैक्टस, क्रियोसोट झाड़ी तथा फेट्रोकैक्टस तथा बबूल मरुस्थलीय बायोम में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर देखें दोस्तों तो क्षेत्रों में कांटे वाली जो झाड़ियाँ होती है वही उगती है। लवण निक्षेपण वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, तो लवण निक्षेपण वाले क्षेत्र सीवुड एवं गिजवुड एवं सर्वोपुड्स तथा लवण घासों का पाया जाना सामान्य है। वास्तव में मरुस्थलीय क्षेत्रों में वही वनस्पति और जीव रह सकते हैं जो विशेष रूप से स्वयं को अनुकूलित करने के सक्षम होते हैं। यानी कि जैसा वहाँ पर वायुकूलन होगा वहाँ के अनुसार वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, वही वह जीवित रह सकते हैं। ये हो गया दोस्तों आपके गर्म मरुस्थल यानी उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे ठंडे मरुस्थल का क्षेत्र, यानी ठंडे क्षेत्र में भी मरुस्थली है, उसको थोड़ा सा समझिए। ठंडे मरुस्थल प्रायः जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय एवं उच्च पठारों पर पाए जाते हैं। मंगोलिया एवं गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया आप लोग देखते हैं दोस्तों, और गोबी मरुस्थल ये आप लोग जानते होंगे, जो आपके तिब्बत के बाद का इलाका जो दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान व कजुलकुम एवं काराकुम मरुस्थल, चीन का टाकमामकान तथा जुंगारियन मरुस्थल, ये सभी कहाँ है दोस्तों, चीन में है। इसी प्रकार लद्दाख जो है भारत में है, इत्यादि जो है ठंडे मरुस्थल हैं के उदाहरण है। तथा एंडीज पर्वत के पूर्व में पेटोगोनिया का मरुस्थल भी ऐसे ही ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। ठंडे मरुस्थल में शीतोष्ण में हिमपात होता है, परंतु यह हल्का होता है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है दोस्तों वो गर्म होती है तथा औसत अधिक तापमान जो बोला जाता है 30 डिग्री से 40 डिग्री तक होता है। रात के समय में यह निम्न हो जाता है, यानी कि देखें तो यहाँ का तापमान शून्य हो जाता है। तथा यहाँ तक ग्रीष्म ऋतु में यह दिन के उच्चतम तापमान से अगर देखें तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ये कम हो जाता है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो सूक्ष्म साफ आकाश यंत्र तंत्र तथा बिखरी वनस्पति से उच्च विकिरण वाली ऊष्मा का ह्रास होता है, जिसे शामें जो होती हैं ठंडी होती है और रातें जो होती है सुहावनी होती है। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो थोड़ा सा आप लद्दाख के बारे में पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ क्या होती है दोस्तों कि दिन जो होता है वो बहुत तीखा होता है। तीखा होने का मतलब कि दिन में बहुत तेज़ धूप लगेगी, लेकिन रातें जो होती हैं बहुत ठंडी होती हैं, बर्फीली होती हैं। और जो आदमी बर्फ़ में रहता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल कि आप जब एसी में रहते हैं और अचानक धूप में जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, तो इस हिसाब से उसको एग्जाम्पल पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भारत तो ठंडे मरुस्थल जैसे कि आप बात करें लद्दाख तथा लाओस स्पीति हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरकाशी उत्तराखंड तथा लद्दाख व सिक्किम में हिमालय के अनुपात दिशा में पाए जाते हैं। यानी सारे मरुस्थल देखें दोस्तों तो हिमालय के जो एरिया है उसी के आसपास में पाए जाते हैं।
बृहद हिमालय की अनुवाद दिशा पर होने के कारण भारत के ठंडे मरुस्थलों में जलवायु कठोर है तथा इसे निर्जन रेगिस्तान में विचित्र वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये जो निर्जन रेगिस्तान है दोस्तों, उसमें भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुएं पाए जाते हैं। निर्जन बिखरे हुए तथा अत्यधिक चराई वाली घासें पाई जाती हैं। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो चलाई अवधि जो होती है वो 3 से 4 महीना होती है। चराई, यहाँ चलाई लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पर चराई होगा। चराई अवधि 3 से 4 महीने से कम होती है। यहाँ जो मुख्य वृक्षों में ओक, चीड़, भोज एवं रोडोडेंड्रास तथा झाड़ियाँ शामिल है। प्रमुख जानवरों में याक, भेड़, मृग तथा लघुकाय गाय शामिल है। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में वनस्पतियाँ पाई जाती है तथा ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान यानी उष्ण मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल, इस चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे कि ठंडे रेगिस्तान में आप पढ़ लीजिए तो भारत का कोई क्षेत्र है तो आपका हो जाएगा आपका लद्दाख का इलाका हो गया। उसी प्रकार से कुछ जो क्षेत्र हो जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश का एरिया हो जाएगा, कुछ अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो जाएगा, तो इसको समझ लीजिएगा। इसी प्रकार गर्म की अगर बात करें दोस्तों तो गर्म में आपका हो जाएगा ओटकावा जो हो गया, इसके बाद जो चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद अगर और शुष्क जब मरुस्थल अगर देखना है दोस्तों तो जो सहारा मरुस्थल वगैरह है तो सभी आप इसी में देख सकते हैं। उष्ण मरुस्थल क्षेत्र में क्या है दोस्तों कि वहाँ पानी की कमी होती है, बारिश नहीं होती है, वाष्पीकरण तेज होता है, जिसके कारण मिट्टी का जो क्षेत्र होता है खुरदुरा हो जाता है और मरुस्थलीकरण का विस्तार हो जाता है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे। जब ये सभी विश्व के नक्शों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो थोड़ा सा जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। बस एक उदाहरण स्वरूप है कि आपको क्या इसमें इंक्लूड करके लिखना है, क्योंकि पढ़ना तो आपको ये सारी चीज़ें जियोग्राफी में ही है। अब थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों मरुस्थलीकरण के क्या कारण है। तो मानव निर्मित कारक होते हैं दोस्तों और हो जाएंगे आपका प्राकृतिक कारक। तो थोड़ा मानव निर्मित कारक को समझिए। पहला हो जाएगा दोस्तों अधिक चराई। यह भूमि की उपयोगिता तथा उत्पादकता और जैव विविधता के कम करता है। अधिक चराई जो होता है दोस्तों ये क्या करता है कि आपकी जैव विविधता को प्रभावित करता है। और 2005 से 15 के बीच में अगर बात करें तो भारत में 31% घास के मैदान खो दिए हैं। यानी कि घास के मैदान में इतना देखा जाए तो विलुप्त होने के कगार में है। अब बात करें दोस्तों तो वनों की कटाई, यानी कि वन कटाई जो है दोस्तों सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों में प्रभाव में वृद्धि होती है। यानी कि इसको समझ सकते हैं कि आप जब वनों की कटाई करेंगे तो आपको जो ऑक्सीजन देने वाली जो प्रकृति है वो नष्ट हो जाएगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और ग्रीन हाउस के प्रभाव से आप समझ सकते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, जिससे आज जलवायु में परिवर्तन होने से आपका रेगिस्तान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि पेड़ पौधे वनस्पति नहीं उग पाएंगे जब आपकी उचित मात्रा में बारिश नहीं होगी। तो इस तरह से लिंक करके इसको अपने शब्दों में और बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा। अब अगर देखें दोस्तों तो खेती के तरीके की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पता होगा कि काटो और जलाओ कृषि पद्धति जो थी वो मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। यानी कि जो पद्धति जो पहले से चली आ रही है जिसको हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं और अलग अलग जनजातियाँ इसको अलग अलग नामों से जानती है, तो वहाँ पर झूम की खेती ये सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। उर्वरकों का जो अति प्रयोग है और अति वृष्टि मिट्टी के खनिज संरचना को असंतुलित कर देती है, इसलिए उर्वरक को कमी करनी चाहिए और जैव उर्वरक चीज़ों को बढ़ावा देनी चाहिए। इससे क्या होगी, आपकी मिट्टी में ह्यूमस बनी रहेगी और ह्यूमस बने रहने से आपकी मिट्टी के जो गुण है वो आपके अनुकूल रहेगी आपकी सिंचाई के लिए, यानी कि आपके उसमें पौधे उगाने के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों जलवायु परिवर्तन। यह तापमान, वर्षा और विकिरण और हवाओं में स्थित स्थानीय और स्थायी पर्यटन के परिवर्तन के माध्यम से मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकता है। यानी कि तापमान जो होता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन तापमान में वृद्धि होगी, वर्षा के विकिरण यानी वर्षा जो समय पर नहीं होगा, हवाओं में स्थानीय और स्थायी पर्यटन जो परिवर्तन होंगे, यानी कि हवाओं का जो आपकी एक है कि पछुआ पवने हवाएं होती हैं, व्यापारिक पवने हवाएं होती, सब चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे आपके मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा जलवायु परिवर्तन से और मरुस्थलीकरण का विस्तार होगा। और प्राकृतिक कारण अन्य हो सकते हैं दोस्तों, उसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों जैसे कि ज्वालामुखी हो गया,
ज्वालामुखी से भी होता है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, आप जो कह सकते हैं सुनामी वगैरह हो गया, क्योंकि हवा को तेज़ रूप से क्या होते हैं कि बहुत सारे धूल कण वगैरह भी ले आया जाता है, तो कुछ क्षेत्र जो होते हैं उपजाऊ उसको प्रभावित करती है। तो हवा हो गया, ये सब चीज़ों का आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक कारक में, तो प्राकृतिक कारक में थोड़ा समझिएगा। तो मानव निर्मित कारक में और जोड़ सकते हैं, और जो अपने विवेक के आधार पर इसको शामिल कीजिएगा। अब थोड़ा प्राकृतिक कारक में देखिए, जैसे कि बाढ़, सूखा और भूस्खलन प्राकृतिक आपदाएं में आ जाएगी। दूसरा में हो जाएगा दोस्तों पानी का क्षरण। पानी का बहुत ज़्यादा आप क्षरण कर रहे हैं, ह्रास कर रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन होना, पानी की कटाव होना और हवा का कटाव, ये सारे जो होते हैं आपके प्राकृतिक कारक में आएंगे। अब हवा के कटाव में क्या होता है दोस्तों कि हवा का जो रेत होता है अतिक्रमण भूमि की उर्वरकता को कम कर देता है, जिससे भूमि जो होती है मरुस्थलीकरण के लिए अति संवेदनशील हो जाती है। उसी प्रकार पानी का जो कटाव होता है, तो पानी के कटाव से बहुत ज़्यादा जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी के छोटे छोटे कण धीरे धीरे बह करके आपके दोआब क्षेत्रों, समुद्र वगैरह में चले जाएंगे, और जो ऊपरी क्षेत्र भारी चीज़ें बच जाएगी, वो क्या होगा कि आपकी मिट्टी को बहा कर तो ले गए, और जो भारी चीज़ें कंकड़ पत्थर बल गए, वो क्या आपके बालू यानी रेत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब पानी के कटाव के कारण भी होता है। इसके बाद उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, तो उपजाऊ मिट्टी का उसी तरह से विस्थापन हो रहा है बाढ़ के द्वारा। पानी का क्षरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से भी आप देख सकते हैं कि मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों मरुस्थलीकरण के प्रभाव। तो मरुस्थलीकरण से क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो थोड़ा पर्यावरणीय प्रभाव को समझिए। पर्यावरणीय प्रभाव में होता है दोस्तों वनस्पति का विनाश। आप देखिए दोस्तों कि अगर एग्जाम में पूछ दिया कि मरुस्थलीकरण के प्रभाव का वर्णन करते हुए उनकी रोकथाम के उपाय का वर्णन करें, तो अब प्रभाव को भी अच्छे से लिखना पड़ेगा और रोकथाम के सारे उपायों को भी लिखना करेगा। तो पॉइंट बस हमने लिखा है दोस्तों, और पॉइंट को जब क्वेश्चन पूछेगा प्रभाव, तो पॉइंट को वहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे कि वनस्पति का विनाश, तो यहाँ पर लिखेगा कि मरुस्थलीकरण से क्या हो रहा है, तो वनस्पति का बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है, वनस्पति समाप्त हो रहे हैं, जिससे इसके कारण और भी मरुस्थलीकरण बढ़ रही है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा दोस्तों ज़मीन का बंजर होना, यानी मरुस्थलीकरण से ज़मीन बंजर हो रही है, अनुपजाऊ हो जा रही है, और उसमें किसी प्रकार की कोई भी चीज़ों की सिंचाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। आगे हो जाएगा दोस्तों मिट्टी का क्षरण होना। मिट्टी का क्या हो रहा है, तो क्षरण हो रहा है, यानी ह्रास हो रहा है। इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, यानी कि इससे क्या होगा कि आपके वातावरण अनुकूलित नहीं होने के कारण प्राकृतिक तरह तरह की आपदाएं आएंगी। कोई बीमारी भी हो सकती है, जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, बहुत सारी ऐसे आपदाएं होंगी, तो वो आपकी वृद्धि होगी इससे। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा, यानी भूमि का धीरे धीरे हरासमेंट हो जाएगा, उनकी स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो जल प्रदूषण। आपके उपयुक्त रूप से अगर मरुस्थलीकरण का विकास होने से जल में प्रदूषण होगा, क्योंकि आपके जो एरिया होगा धीरे धीरे कम होगी और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होगा, जो जो जल का जो आपके उपयोग का साधन है वो धीरे धीरे प्रदूषित होने लगेगा। तो इस तरह से आप इसको आगे एक्सप्लेन करके लिखिएगा। आगे हो जाएगा कि जैव विविधता के नुकसान और प्रजातियों के विलुप्त होना, यानी बहुत सारे ऐसे जैव विविधता जो होती हैं उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक वातावरण की अनुकूलता आवश्यक है। अगर मरुस्थलीकरण होगी तो इससे क्या छोटे छोटे जीव जंतु जो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं वो सभी का विनाश हो जाएगा और जैव विविधता को नुकसान पहुँचेगी, यानी बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ होगी जो धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। जैसे कि आज गणना करते हैं दोस्तों कि डायनासोर वगैरह विलुप्त हो चुके हैं, तो ऐसे हज़ार जातियाँ प्रजातियाँ हैं जो पहले के वनस्पतिवाच के वनस्पति में फ़र्क होने के चलते विलुप्त हो चुकी हैं। अब हम अगर बात करें दोस्तों, तो आगे देखते हैं आर्थिक प्रभाव का। आर्थिक प्रभाव में अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक जोखिम की घटनाओं में वृद्धि होती है, जैसे कि बाढ़ और भूस्खलन का होना। ये किससे होगा दोस्तों, तो ये आपके मरुस्थलीकरण के कारण ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो कृषि उत्पादकता को खतरा होना, यानी कृषि उत्पादन में कमी आएगी, जिससे आपके बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित होगा, जैसे कि जनसंख्या भी प्रभावित होगी, लोग भी प्रभावित होंगे, वनस्पति भी प्रभावित होगी। आपके सारा जो अनुकूलित है पृथ्वी पर वो सारी चीज़ें प्रभावित होने लगेगी। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रभाव गरीबी को बढ़ाते हैं। अगर मरुस्थलीकरण होगा दोस्तों तो इससे क्या होगा, आपके आर्थिक प्रभाव में देखें तो पुनरावृत्ति होगी और जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जाएंगे। कारण है कि जो बहुत सारे ऐसे निम्न स्तर के लोग होते हैं जो अपनी जीविका के लिए दोस्तों खेती गृहस्थी पर आजीविका निभाते हैं,
तो उनकी जो खेत बंजर हो जाएगी, मरुस्थलीकृत हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ से कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में गरीब बढ़ती जाएगी, समस्याएं बढ़ती चली जाएगी, तो आर्थिक प्रभाव इससे आपका पड़ेगा। अब अगर देखिए दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादकता घट जाएगी। इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन तो कम हो सकते, उपभोक्ता तो कम नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ों से आपके आर्थिक प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होगी, तो कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ पर बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होगी। ऐसे में क्या होगा कि जो आवागमन के जो आपके साधन होंगे वो भार पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर देखें तो उत्पादन के साधनों को आयात निर्यात करने में काफ़ी खर्च होगी। तो इस तरह से आर्थिक प्रभाव को भी शामिल करके लिख सकते हैं। आगे है दोस्तों कि भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति। तो भारत के करीब 96 मिलियन हेक्टेयर, थोड़ा समझिएगा दोस्तों, भारत में करीब 96 मिलियन हेक्टेयर या 29% क्षेत्र जो है मरुस्थल में परिवर्तन हो रहा है, यानी धीरे धीरे इसका प्रक्रिया धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD में प्रस्तुत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत एक दशक में घास के क्षेत्र का 31% या 5.56 मिलियन हेक्टेयर का हिस्सा खो दिया है। यानी भारत में जो इतने घास का क्षेत्र था दोस्तों, ये खो चुका है। ये कब कहा गया दोस्तों, तो इसके जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन में ये रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद अगर आगे देखते हैं दोस्तों भारत में स्थिति, तो भारत में 2003 से 5 और 11 से लेकर के 13 के बीच में 28 में से 26 राज्यों में मरुस्थलीकरण के स्तर में वृद्धि देखी गई है। यानी कि यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे जो आपका मरुस्थलीकरण है उसका विकास होता जा रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है वो। इसके बाद देखें दोस्तों, तो देश की 80% से अधिक क्षरण की स्थिति सिर्फ 9 राज्यों में है। यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जो मरुस्थलीकरण से ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इस सब चीज़ों को आपको शामिल करना पड़ेगा कि किसमें डेटा है, और इसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भारत की स्थिति आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो इस चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। अब थोड़ा समझिएगा कि भारत के द्वारा मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के लिए क्या क्या बेतुक उपाय किए गए हैं। तो भारत सरकार के द्वारा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक उपाय चलाकर काम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पहला देखिए दोस्तों, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट, सिंचाई में सुधार और कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से कृषि उत्पादन में अंकुश लगाने के लिए, यानी पृथ्वी उत्पादन को अनुकूल बनाने के लिए इसे 1974 में लॉन्च किया गया, जिसमें से जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट के द्वारा। इसके बाद देखें तो एकीकृत जल प्रवाहन प्रबंधन कार्यक्रम, इसे 1989 से 90 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करके प्राकृतिक संतुलन को बढ़ावा करना, यानी प्राकृतिक संतुलन को बहाल करना है। इसे 2003 में हरियाली दिशा निर्देश के रूप में नामित किया गया था। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से 2019-20 के अधीन रखा गया है, जिसे नीति आयोग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो पूछ देगा एकीकृत जल प्रवाहन प्रबंधन कार्यक्रम कब से चल रहा है और अभी किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो सब चीज़ों का पता होगा कि 89 से 90 में चालू हुआ था, और अभी देखें तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कार्य कर रहा है। अगला में देखें दोस्तों, तो सरकार के द्वारा और लगाए गए अंकुश में है आपका डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह देखें तो 1995 ईस्वी में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और चिन्हित किए गए रेगिस्तान के क्षेत्रों को प्राकृतिक संसाधन आधार को फिर से जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के गर्म रेगिस्तान क्षेत्रों में और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। यानी कि जो आपका गर्म रेगिस्तान वाला क्षेत्र हो गया आपका गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और ठंडे रेगिस्तान वाला जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए ये शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। भारत 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट
फिकेशन यानी UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता बन गया और 1996 में इसकी पुष्टि की गई। आगे बात में देखें दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रबल नदियों से मिट्टी का संरक्षण। इस परियोजना को वर्ष 2000 में जोड़ा गया तथा लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य है क्षारीय मिट्टी तथा भौतिक स्थिति और उत्पादन की स्थिति में सुधार करना, ताकि अधिकतम फसल उत्पादन किया जा सके तथा इसे कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय नवीकरण कार्यक्रम यानी निम्नीकृत वन भूमि को नवीकरण के लिए वर्ष 2000 में लागू किया गया तथा इसे पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन, इसे 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबंधित करने के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो चारा विकास योजना, इसे 2010 में लॉन्च किया गया था तथा इसका उद्देश्य था निम्नीकृत धारा से मैदान के सुधार करना। इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके बाद ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन, तो ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय मिशन में देखिए दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC का एक हिस्सा है तथा इसे 2014 में 10 वर्षों के समय सीमा के साथ भारत के घटते जंगलों का संरक्षण, पुनर्स्थापन और वृद्धि के उद्देश्य से अनुमानित किया गया था। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो भारत ने मरुस्थलीकरण और भूमि उन्नयन एटलस यानी इसे इसरो ने 2016 में जारी किया था। अब इसरो के द्वारा 2016 में जारी किया गया और इसका उद्देश्य था मरुस्थलीकरण और भूमि के संरक्षण का मुकाबला करना, यानी कि कैसे मरुस्थलीकरण और भूमि के संरक्षण किया जाए, इसका मुकाबला करना है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास है, तो भारत ने प्रयास किया और विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए गए उसको समझिए। बोन चैलेंज यानी बोन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है जिसके तहत दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि पर वर्ष 2020 से लेकर यानी वर्ष 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2030 तक वनस्पति लगाई जाएगी। यानी 2020 से और 2030 तक आपके 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर क्या किया जाएगा, वनस्पति को लगाया जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो सतत विकास लक्ष्य 15 इस घोषणा करता है कि हम टिकाऊ, सतत तथा उत्पादन के माध्यम से ग्रह को निम्नीकरण से बचाने के लिए दृढ़ हैं। तो यानी कि यहाँ पर समझ सकते हैं कि दोस्तों एक वैश्विक स्तर पर यह प्रयास किया गया कि हम टिकाऊ, सतत और उत्पादन के माध्यम से ग्रह को निम्नीकरण के बचाने के लिए हम दृढ़ हैं, यानी कि इसके लिए संकल्प हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो वैश्विक स्तर पर प्रयास हुआ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसे 1994 में स्थापित किया गया था, जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी कि बाध्यकरण है और अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता है। अब देखा जाए दोस्तों, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रयास यानी क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो पहला हो जाता है दोस्तों कि नवीनीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए। नवीकरण दोस्तों यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा वनीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि वनों को जितना से जितना हो सके बढ़ाइए, वृक्षारोपण कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपके मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग कीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपनाना, यानी फसल चक्र जो होता है उसको प्रभावी रूप से अपनाइए। ऐसा ना कीजिए कि एक ही फसल को आप बार बार बोते रहिए, क्योंकि फसल चक्र से क्या होता है, आपके मिट्टी का स्थिरीकरण बना रहता है और इससे आपके मिट्टी का उर्वरक जो क्षमता होती है वो बरकरार रहती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो इसके बाद देखिए दोस्तों, तो सिंचाई के नवीन और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं, जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई तथा स्प्रिंकल सिंचाई आदि। बूंद बूंद सिंचाई जो होता है दोस्तों, वो क्या कहता है कि जहाँ पौधा होता है इसमें वाटर ड्रिपिंग सिस्टम कहते हैं,
जहाँ पर पौधा होता है उसके जड़ में ही बूंद बूंद पानी गिरती है और पाइप के माध्यम से पतला पाइप लगी होती है इसके। और स्प्रिंकल सिंचाई तो आप लोग जानते होंगे, जो फुहारा के रूप में सिंचाई को पानी दी जाती है। तो उस तरह से आप इसका प्रयोग कीजिए, जिससे पानी आपका बचेगा। आगे देखिए दोस्तों, तो मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता लाना, यानी इससे संबंधित लोगों को जागरूक कीजिए, इसकी शिक्षा दीजिए, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, ऐसे कानून बनाइए जिससे लोगों को जागरूकता हो सके, लोगों को कैंपेन कर करके जानकारी दीजिए। राष्ट्र स्तर पर इसका एक से एक कानून बना करके, कड़े से कड़े कानून बना करके इस चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो अवैध खनन गतिविधियों को रोककर कॉम्प्रेस्ट कंपनियों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वृक्षारोपण के कार्य सौंपा जाना चाहिए। यानी कि जो अवैध खनन जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनको रोका जाना चाहिए, और कॉर्पोरेट कंपनियां जो होती है तो उन कॉरपोरेट कंपनियों को आप कॉरपोरेट सोशल करते हुए इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसको वृक्षारोपण के कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरह से आप उपाय में लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एक बस जरिया है दोस्तों, कितना भी पढ़े रहिएगा तब एग्जाम में समझ में आएगा कि क्या लिखना है, और आसानी से आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।